साल 2014 गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक बड़ा धक्का। नाराज लोगों ने डीएलएफ बिल्डर के दफ्तर के बाहर हंगामा किया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में डीएलएफ का दफ्तर है। बड़े बड़े दिग्गज दफ्तर बिल्डर के मेन गेट का दरवाजा का पोजीशन लेट देना या ना देना एक आम बात सी हो गई। डीएलएफ, यूनिटेक, अंसन जैसे बड़े प्लेयर्स अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। जिन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाल लिया वह तो सफल रहे। कुछ लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डीएलएफ हमें सड़क के ऊपर ले आया है। सड़क के ऊपर लाने का मतलब यह है कि हम अपने मकान बेचने के बाद हम किराए के मकानों में आ गए हैं। अंदाजा होना चाहिए कि सारे इन्वेस्टर नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे लोग रहने वाले हैं और इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारा। एक सवाल, जिन कंपनी ने गुड़गांव बसाया, दिल्ली बसाया, जिन कंपनी का शेयर प्राइस एक टाइम पे 1000 रुपये प्लस का ट्रेड करता था, जिस कंपनी ने आईपीएल को 5 साल तक स्पॉन्सर करा, तो इतने बड़े प्लेयर के एकदम से इतने बुरे हालात कैसे? हाँ, मानते हैं कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने मार्केट पे भारी असर डाला था। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज यूनिटेक, डीएलएफ को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पर 2011-12 के आते आते कंपनीज फिर से ऑन ट्रैक आने लगी थी। यहाँ तक कि डीएलएफ ने अपना लग्जूरियस प्रोजेक्ट डीएलएफ द क्रेस्ट भी 2013 में लॉन्च किया था। पर 2014 में ऐसा क्या संकट आ पड़ा कि मानो जैसे मार्केट में सन्नाटा सा छा गया हो। पर क्या ये सही में सन्नाटा था या आने वाले तूफान से पहले की शांति थी? आइए जानते हैं। मुंडा आया है नवा शहर विच कहंदे ने रहिंदा आ किथे सारे पुछदे ही रहिंदे ने ओ किहड़े गड्डी जावे अड्डी चुक नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो सरकार बदली, पावर बदली, लोग बदले, इरादे बदले, तो ये समय था मोदी सरकार का। सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा को बिना ब्याज कर्ज जिस कंपनी ने दिया वो है भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ। पुरानी सभी गलत क्रियाओं पर रोक लगा दी गई। डीएलएफ पर सेबी ने 3 साल का बैन लगा दिया और अब एंटर हुए मार्केट में कुछ नए प्लेयर्स जैसे M3M, सिग्नेचर ग्लोबल। सहारा ने ये जमीन रियल एस्टेट कंपनी M3M इंडिया लिमिटेड को 1211 करोड़ रुपए में बेची है। M3M ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन भी 2014 के बाद ही की थी और साथ ही साथ सरकार ने अपनी कुछ योजनाएं पास करी, जैसे प्रधानमंत्री जन आवास योजना। आम जनता और छोटे बिल्डरों दोनों के लिए एक मुनाफे का सौदा था, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि जनता के दिए हुए पैसे बिल्डर के साथ साथ सरकार भी रेगुलेट कर रही थी। और यही स्कीम 2015 से लेकर 2022-23 तक जमकर चली और जिस किसी ने इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्ट करा वह सभी आज भारी मुनाफा कमाकर बैठे हैं। फिर आया 2016 नोटबंदी, जिसकी वजह से काले धन पर चोट लगी और कैश का सर्कुलेशन पूरी तरह से ठप हो गया और एनआरआई क्लाइंट्स जिन्हें 1% टीडीएस लगता था वह बढ़कर 23% करने का ऐलान कर दिया। उसके साथ साथ वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में, किसके नाम? एक और हवा उड़ी। अब ई पासबुक बनवाई जाएगी और सारी प्रॉपर्टीज लिखित में होगी और जो टैक्स नहीं दे रहा उन्हें सजा होगी। जो भी बेनामी संपत्ति होगी। तो ऐसे कुछ कदम लेके मोदी सरकार ने मार्केट रेगुलेट करने की कोशिश की। जो सही थे या गलत, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पर अभी भी मार्केट में काफ़ी कमियां थी। कोई बिल्डर अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर राजी नहीं था। जो कुछ लॉन्चेस थे वह सिर्फ अफोर्डेबल सेगमेंट में। बिल्डर का पुराना माल बिक नहीं रहा था और जनता में भी एक डर सा था कुछ भी एक नई ट्रांजेक्शन करने से पहले। तो सरकार ने ये डर को देखते हुए रेरा का कानून लॉन्च किया। रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेरा के कानून से पहले कोई भी रिस्पेक्टिव बॉडी नहीं थी जो बिल्डर्स को रेगुलेट कर सके। सभी बिल्डर्स अपनी मनमर्जी चलाते थे। पर रेरा के आने के बाद आज डेवलपर को 100% लैंड पहले खरीदना पड़ता है, लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, सैंक्शंस करवाने पड़ते हैं, कितना ग्रीन एरिया है, क्या आने वाली डेवलपमेंट होगी, सब डेवलपर को फर्स्ट डे पे बताना पड़ता है।
तो आज की डेट में डेवलपर बनना आसान नहीं है। अपना लैंड लेके, लाइसेंस लेके, अपनी मनी शो करने के बाद ही कोई डेवलपर बन सकता है। और कानून इतना सख्त है कि अगर फ्लैट टाइम पे ना दिया तो आपको जेल भी हो सकती है। पर रेरा के आने के बाद भी ऐसी कोई तेजी देखने को नहीं मिली मार्केट में, क्योंकि सबसे बड़ी कमी गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में थी, क्योंकि उस समय दिल्ली से गुड़गांव आना किसी जंग से कम नहीं था। तो लेट्स से अगर आप दिल्ली के किसी भी कोने में हैं और आपको गुड़गांव, मानेसर, जयपुर की तरफ आना है, तो आपके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं था। और ना ही 2017 तक इतने ट्रैफिक को संभालने के लिए NH48 पे कोई अंडरपास या फ्लाईओवर। 16 घंटे से सड़क पर जिंदगी। जी हाँ, 2017 की जो बारिश हुई थी उसके नेक्स्ट डे हेडलाइंस थी गुरुजाम। ये सब देखने के बाद गवर्नमेंट ने कुछ बड़े स्टेप्स लिए। शंकर चौक से लेके राजीव चौक तक कुल 9 अंडरपासेस एंड फ्लाईओवर। और 2017 में ही गोल्फ कोर्स रोड पर 7 अंडरपासेस बने। साइबर सिटी शिप बिल्डिंग से लेके ब्लेयर राउंड अबाउट तक। और इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक रीज़न है कि आज गोल्फ कोर्स रोड के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। तो ये वीडियो यहाँ तक देखने के बाद अब आपको लग रहा होगा उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है। मिलेगा एक विजन, एक क्लैरिटी गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के फ्यूचर के बारे में। आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर गुड़गांव इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो गोल्फ कोर्स रोड के अल्टरनेटिव द्वारका एक्सप्रेसवे को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे 2006 में लॉन्च हुआ और 2010 में फंक्शनल होना था कॉमनवेल्थ से पहले। हैरानी की बात यह है कि 2010 से पहले इसका गड्ढा भी नहीं खुदा था। द्वारका एक्सप्रेसवे को सबसे बड़ा बूस्ट मिला जब ये स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो गया, नितिन गडकरी जी के आ जाने के बाद। NHAI के अंडर L&T को कंट्रोल मिला, पर एक शर्त ये थी कि टाइम पे पूरा करोगे तो इंसेंटिव मिलेगा, अगर लेट होगा पेनल्टी लगेगी। आज द्वारका एक्सप्रेसवे सिर्फ बातें नहीं है, एक सच्चाई है। एक 29 किलोमीटर का 150 मीटर वाइड एलिवेटेड स्ट्रेच है, जिसमें 19 किलोमीटर गुड़गांव में है, अप्रोक्स 10 किलोमीटर दिल्ली में है। ये हाईवे आपको शिव मूर्ति NH48 से लेके खिड़की डोला टोल प्लाजा तक कनेक्ट करवाता है। गुरुग्राम पोर्शन विच इज ऑफ 19 किलोमीटर इज टोटली फंक्शनल टुडे। अगर आप दिल्ली से आते हैं और UER 2 की तरफ देखते हैं तो यू सी अ फ्लाईओवर वर्क इज गोइंग ऑन। अभी तक आप UER 2 के अंडरपास से सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन की ओर चले जाते हैं, पर आज ये रोड द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करती है। रास्ते में आपको IICC, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, DDA गोल्फ कोर्स, एवरीथिंग इज रियलिटी नाउ। एक और सवाल, क्या सही में द्वारका एक्सप्रेसवे पे रहना वर्थ इट है? क्योंकि गुड़गांव का मेन जाम तो साइबर सिटी के पास लगता है। सारे मेन ऑफिस स्पेसेस भी साइबर सिटी और गोल्फ कोर्स रोड पर है। और जब हमने जाना ही गोल्फ कोर्स रोड है तो हम द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर चढ़ के क्या करें? और एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो किसी और शहर से कनेक्ट भी तो नहीं हो रहा। घूम के फिर से मैं NH8 पे आ जाता हूँ। हाँ, मानते हैं कि जयपुर जाते वक्त गुड़गांव क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, पर मानेसर के पास फिर जाम मिलेगा। तो 9000 करोड़ की लागत का ये एक्सप्रेसवे बनाया क्यों? आइए जानते हैं। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे 30 किलोमीटर, वो उसकी कीमत है 10,000 करोड़ और वो इंजीनियरिंग मार्वल है। मुझे बता रहे थे लोग को परसों में जब देखने के लिए गया तो नया सिंगापुर, दिल्ली में नया सिंगापुर इसके बाजू में बैठ रहा है। आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे बनने का और उस पर इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है गुरुग्राम ग्लोबल सिटी। 19 मई 2023 हरियाणा सरकार ने HSIDC के माध्यम द्वारा फेज़ 1 ग्लोबल सिटी के टेंडर फ्लोट कर दिए, जिसका रिजर्व मूल्य 70 करोड़ रुपए एकड़ का है। यानी बोलीदाता 70 करोड़ रुपए एकड़ से ऊपर की ही बोली लगा सकते हैं, नीचे की नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर 70 करोड़ रुपए से ऊपर की नीलामी हो रही है तो इस बेशकीमती ज़मीन पर बिल्डर्स ऐसा क्या लेकर आएंगे? वो कैसे अपने रिवेन्यू की प्राप्ति कर पाएंगे? ऐसा क्या होने वाला है जो गुरुग्राम को अलग बुलंदियों पे ले जाएगा? सबसे पहले आज के सिनेरियो पे रोशनी डालते हैं। आज की तारीख में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है, जिसमें IT इंडस्ट्री वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में। इंडिया 56% शेयर होल्ड करता है IT BPM ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्केट में। और कोविड-19 के बाद हर कोई बात कर रहा है चाइना +1 स्ट्रेटेजी की। पिछले 30 सालों से वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना से चीप लेबर और प्रोडक्शन कॉस्ट से अट्रैक्ट होकर हैविली इन्वेस्ट किया है, और इसलिए आज उनके बिजनेस सेंटिमेंट्स ओवरली कंसंट्रेट हो गए हैं।
इसी वजह से आज सभी चाइना के अल्टरनेटिव ढूंढने पर मजबूर हैं। इसको देखते हुए सभी एस्पिरेशनल कंट्रीज अपनी स्ट्रेटेजी लगा रही है इस मार्केट को अट्रैक्ट करने में। तो सेम इंटरेस्ट शो करते हुए भारत सरकार भी दिल्ली राजधानी से लगते हुए शहर गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी का निर्माण करने जा रही है। अब एक छोटा सा ब्रीफ हो जाए ग्लोबल सिटी से रिलेटेड, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आने वाला है यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट कि इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, एयरपोर्ट से वेल कनेक्टेड है। दूसरा पॉइंट, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जिसे TODV कहते हैं, जिसका मतलब है सिटी में सेल्फ सस्टेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी जीरो एमिशन हो एंड मैक्सिमम सिटी वेस्ट जो है वो अपने आप से रिसाइकल किया जाए। इसके साथ इस सिटी का मेन फोकस रहेगा लिव, वर्क एंड प्ले इकोसिस्टम के साथ डेवलपमेंट करना। और सरकार का कहना है कि इनोवेशन हब तो बनाएंगे ही और साथ ही में फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक एजुकेशन, हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल पर भी मेन फोकस रहेगा। इसी के साथ याद दिलवाना चाहूँगा कि 2023 के बजट में 50 एडिशनल सरकार ने 10 लोकेशन चूज करी है हेली हब को लेकर। तो सरकार अपना पहला हेली हब इसी के पास में लगती हुई जमीन सेक्टर 36A के लाने की घोषणा कर दी है। और ये कोई छोटा मोटा हेली हब नहीं है, ये 25 एकड़ का हेली हब है जिस पर एक साथ 100 हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। इसकी मैं लोकेशन की बात करना चाहूँगा। ये द्वारका एक्सप्रेसवे पर CPR सेंट्रल पेरिफेरल रोड पर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, जिससे इसकी NH48 तक की दूरी सिर्फ 3 मिनट की रह जाती है। और आगे आने वाले टाइम पर ये आसानी से सेंटर ऑफ द गुड़गांव बन जाएगा, जैसे आज साइबर सिटी है, क्योंकि जहाँ जॉब ओरिएंटेशन होती है वहीं लोग निवास करना पसंद करते हैं। स्टार्टिंग में इस सिटी का असर सिर्फ नॉर्थ इंडिया में दिखेगा, पर मालूम होता है जिस प्रकार की सरकार डेवलपमेंट कर रही है उनके दिमाग में पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है। ये सिटी एक फ्यूचर प्रूफ सिटी के रूप में आ रही है, जिसमें नो वाटर लॉगिंग, सस्टेनेबल एनर्जी, मतलब एक बार ये सिटी बन गई तो उसके बाद दूसरी बार गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है इसकी सड़कों पे। सारी मेंटेनेंस अंडरग्राउंड बनी टनल्स के थ्रू ही हो जाएगी। और सबसे प्यारी चीज़ इस ग्लोबल सिटी की इसका FAR फ्लोर एरिया रेशो, जो कि है 1.5 से लेके 10.5 तक। गांव का एवरेज FAR 1.75 का है, जिसमें आपको 40 से 45 फ्लोर की इमारतें आसानी से देखने को मिल जाती है। तो सोचिए 1:10.5 के FAR पे क्या हाइट होगी बिल्डिंग्स की। इसका मैं प्राइम एग्जांपल देना चाहूँगा दुबई बिजनेस बे से। दुबई बिजनेस बे में अगर हम लोग जाते हैं तो वी सी अ कंटेम्परेरी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट पैक्ड विद कॉर्पोरेट हाई राइजेस एंड स्टाइलिश अपार्टमेंट बिल्डिंग्स स्प्रेड ओवर 150 एकर्स ऑफ लैंड। और वहीं पे इंडियन गवर्नमेंट 1000 एकड़ लैंड पर, जिस पर 35% ओपन एरिया होगा, तो लगभग मानो बिजनेस बे से 6 गुना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है और मौजूदा समय में मार्केट में इसकी डिमांड भी है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन होगी अपकमिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो मदद करेगी आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में। एंड स्टिल यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड गुरुग्राम रियल एस्टेट और प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन दिस हॉटस्पॉट, feel free to contact us. Contact numbers are given in the description box. Our team will be happy to assist you. Thank you so much. Namaste.